नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश सिंह प्रभा आईसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग मेनली जो यहाँ चर्चा करेंगे वो 69th बीपीएससी जो अभी विगत कुछ दिनों पहले एग्जाम हुए हैं, उसके मेंस में जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है जीएस पेपर 1 का, उसकी चर्चा करेंगे। और जितने क्वेश्चन मेंस में है खास करके हिस्ट्री के, वो जो 8 क्वेश्चन जो है उनको हम लोग सिनॉप्सिस के आधार पर समझेंगे कि इसका क्या क्या एक बेसिक और एक्सटेंडेड आंसर होना चाहिए। ये प्रक्रिया जो है ये हम लोग का 20 सालों का क्वेश्चन तक चलेगा, यानी कि जो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है वह 69th बीपीएससी से शुरू हुई है, लेकिन हम लोग 39th बीपीएससी यानी कि लगभग 20 वर्षों में जो भी 14 से 15 बार एग्जाम हुए हैं वो सभी एग्जाम के जो है क्वेश्चन का डिस्कस होगा और इसी प्लेटफॉर्म पर होगा आईसीएस प्रभा आईसीएस पर। आज हम लोग थोड़ा सा प्रभा आईसीएस के बारे में भी जानना जो है चाहेंगे कि जो है प्रभा आईसीएस में और क्या क्या सुविधाएं हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये कह सकते हैं कि प्रभा आईसीएस जो है वह यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी, यूपीपीएससी और बीपीएससी तीनों की प्रीलिम्स और मेंस की जो है क्लासेज और फिर ऑनलाइन कोर्स भी परचेज यहाँ से आप कर सकते हैं। सभी कुछ पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, निबंध है ना। जीएस में अगर हम बात करते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है या और भी जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। बाकी अधिक जानने के लिए आप गूगल प्ले पे जा करके जो है प्रभा आईसीएस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो क्यूआर स्कैन क्यूआर कोड है वो दिया हुआ है, इससे कर सकते हैं, या फिर जो है यहाँ 2 नंबर दिए गए हैं, इस पर भी आप डिटेल से चर्चा कर सकते हैं कि कौन सी कोर्स है, किसकी क्या फी है और किसका क्या ड्यूरेशन है। तो ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है अगर हम लोग बात करें। और दूसरी ये कि यूपीएससी का भी सारे कोर्स प्री और मेंस के लिए अवेलेबल है, यूपी पीसीएस के लिए अवेलेबल है और बिहार पीसीएस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, है ना। तो ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है और जो है एक सुविधा भरी चीजें हैं जो है। अगर देखें यहाँ की टेलीग्राम चैनल को भी आप चाहें तो फिर यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। कहने का आशय ये है कि प्रभा आईसीएस का, या फिर अगर आपको ये समझ में ना आए तो फिर इस नंबर पे भी आप जाकर क्यूआर कोड का स्कैन जो है हमारी कंपनी की जो मैनेजमेंट टीम है उसे डलवा सकते हैं। और प्रभा आईसीएस ऐप को आप जब अपलोड करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आवश्यक है ना। तो उसकी अगर हम बात करें तो क्वालिटी बेस सब कुछ जो है डॉक्टर अतुल लोहिया सर के मार्गनिर्देशन में तैयार किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि फिर यहाँ पे क्वालिटी को लेकर कोई समझौता नहीं होगा और स्पेशल चीज़ें डेवलप होगी। अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी, तो ये क्यूआर कोड जो है ये टेलीग्राम के लिए है, टेलीग्राम चैनल भी है, इसको आप ज्वाइन करके अधिक से अधिक चीज़ों को आप जान सकते हैं। क्योंकि जो भी न्यूज होते हैं वह जो है, जैसे मान ली करेंट न्यूज हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन हो गया, तो इस जो है चैनल के माध्यम से हम लोग देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप इससे भी जुड़ करके और बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके आगे जब हम लोग चलेंगे तो ये कह सकते हैं कि प्रभा आईसीएस ने जो अभी 70th बीपीएससी है, जिसके एग्जाम प्रीलिम्स का 30 सितंबर और मेंस का 2025 में 3 से 7 जनवरी के बीच में है, उस एग्जाम के लिए भी मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें मेंस के 36 टेस्ट और प्रीलिम्स के 20 टेस्ट है ना। और उसके साथ साथ जो है उसके प्रत्येक सप्ताह का जो है वो टेस्ट की बात की जा रही है। महत्वपूर्ण टॉपिक का माइक्रो नोट्स पीटी के भी और मेंस के भी, मासिक करंट अफेयर्स जो है और बुकलेट, और फिर 1500 करंट अफेयर्स की चीज़ें। साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन को जानने के लिए या कोई भी डाउट के लिए आपको स्पेशल मेंटरशिप के प्रोग्राम में मेंटर्स होंगे जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो ये अपने आप में चैलेंजिंग है और मुझे लगता है कि इतना बेहतर मेंटरशिप शायद बतरा पे मतलब पहली बार की जा रही है। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेंटरशिप जो है मेंटरशिप प्रोग्राम में जिसमें कुछ डाउट हो, क्वेश्चन के मूल्यांकन में समस्या हो, या फिर उसके अन्य अधिक कोई भी प्रीलिम्स से, मेंस से, इंटरव्यू संबंधित
ये कुछ भी नई चीज है, जैसे मान लीजिए बीएस का क्या कार्य है, बीपीएस का क्या कार्य है, ऑडिटर का क्या कार्य है, तो कोई भी जो क्वेरी होगा ना, वो सब क्वेरी को जानने के लिए आप यहाँ मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अब हम सीधे आ जाते हैं 69th बीपीएससी का क्वेश्चन, जो अभी एग्जाम हुआ है जनवरी के महीने में। मैंने आपसे पहले भी कहा कि अब बिहार पीसीएस ने फिक्स कर दिया है कि सितंबर के लास्ट डे यानी कि 30 सितंबर को हम प्रत्येक वर्ष प्रीलिम्स का एग्जाम लेंगे और नेक्स्ट ईयर 3 से 7 जनवरी के बीच जो है वह मेंस का एग्जाम लिया जाएगा और सारी प्रक्रिया मतलब अप्रैल मई में इंटरव्यू और जून जुलाई तक फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस बिहार को जो है बिहार ने लागू किया है और ये अच्छा भी है कि अपनी कैलेंडर जारी कर दिया है। और मुझे लगता है कि विगत 10-12 वर्षों की अगर चीजों की प्रक्रिया को देखें तो ये कह सकते हैं कि बिहार ने शायद पहली बार इतना समय प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए और मेंस के एग्जाम के लिए दिया है। उससे भी बेहतर चीजों को अगर हम जाने तो ये कह सकते हैं कि इतना पहले क्लियर कर देना। जैसे मान लीजिए बिहार कभी कभी एग्जाम 1 वर्ष के बाद लेता था, लेकिन बच्चों को डिलेमा में रखा जाता था कि 1 महीने बाद भी एग्जाम हो सकता है, 2 महीने बाद एग्जाम हो सकता है, यानी कि ये कह सकते हैं इसमें अफवाहों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। अब ऐसा नहीं है और यही कारण है कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है 69 बीपीएससी से 39 बीपीएससी तक, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो 69 बीपीएससी है यहाँ की जो मेंस के क्वेश्चन होंगे, यहाँ से लेकर 39 बीपीएससी तक जो भी मेंस के क्वेश्चन होंगे वह डिस्कस होगा। और ये सब कुछ है आपको इस प्रभा एकेडमी की जो ऐप है ये इसी पर आपको मौजूद होगा। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है ना। और इसमें हम लोग जो है मेन रूप से देखा जाए तो सिनोप्सिस की बात करेंगे। और ये जर्नी जो शुरुआत हुई है वो 69 से हुई है। और जो आपके सामने जो है स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है ये आपका 39 बीपीएससी का जीएस का है ना। जीएस का मतलब है जनरल स्टडीज का पहला पार्ट, और पहला पार्ट का हिस्ट्री, और हिस्ट्री के साथ ही हम लोग अगर बात करें तो आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला और संस्कृति और इतिहास, इसके जो सेक्शन है उसका पहला क्वेश्चन ही हमारे सामने है, जिसको हम लोग अभी देखेंगे और तैयार करेंगे कि सिनोप्सिस में क्या क्या हो। 2-3 बातें और भी मैं आपको शेयर कर दूं, और वो ये है इस दौर में कि जो बिहार पीसीएस का एग्जाम है उसमें जैसे ये क्वेश्चन है 8 मार्क्स के, तो 114 नंबर के 114 मार्क्स के एग्जाम में एक सेक्शन होगा जो हिस्ट्री का सेक्शन है। इसमें 8 मार्क्स के जो है आप देख लीजिएगा कि 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 3 क्वेश्चन है ना। 7 मार्क्स के जो है वह क्वेश्चन की संख्या अगर हम बात करें तो 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन होंगे। और फिर 38 मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो 38 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे अगर बात किया जाए तो ये 2 क्वेश्चन होंगे। लेकिन इस 2 क्वेश्चन में ऑब्लिक भी होगा, मतलब या तो ये या फिर ये, इस तरह से ऑब्लिक होंगे। और ये कारण से यहां से क्वेश्चन हो जाएंगे 4, यानी कि हम लोग ये कह लें कि 3 और 2 5 और 4 9 क्वेश्चन एक पेपर में है, जिसमें 38 में जो क्वेश्चन होगा 38 मार्क्स का, उसमें या ऑब्लिक होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि पटना कलम के बारे में वर्णन करें, और फिर या लिखकर दे दिया कि मधुबनी पेंटिंग और मंजूषा चित्रकला के बारे में भी स्पष्ट करें। तो या तो आप जो है पटना कलम को लिखिए या फिर मधुबनी या मंजूषा को लिखिए। लेकिन जब हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे तो दोनों का डिस्कशन करेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो 69 बीपीएससी का एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन की संख्या 9 है, आपको लिखने 7 हैं। 38 मार्क्स में आपके पास विकल्प है कि या तो पहला या फिर दूसरा, है ना। तो जो दोनों में से आपको, लेकिन जो है उस प्रक्रिया को अगर हम देखें तो दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे बिना समय गंवाए, और हम सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। और हमारा टॉपिक जो है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892।
चलिए अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे और ये कह लेंगे कि जो 1892 कौंसिल एक्ट है, या फिर इसको हम लोग कह लेंगे परिषद अधिनियम। शुरुआत में हम लोग ये बताएंगे, यहां पे थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे कि 1772 73 से शुरू हुई है रेगुलेटिंग एक्ट, या इसको हम लोग रेगुलेटिंग अधिनियम कह लेंगे। ये कब से शुरू हुई है भाई? 1773 से, और ये जर्नी जो चला वो 1853 तक रहा। और 1853 तक की जो जर्नी है, अगर हम लोग बात करें तो इस जर्नी को हम लोग कह लेते हैं चार्टर एक्ट। और यहां पे जो मेन प्रभाव था वो था EIC। EIC का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सारी बातें जो हमें लिखना है वो मात्र 10 से 12 वर्ड्स में लिख देने हैं। कितने में लिख देने हैं भाई? 10 से 12 वर्ड्स में ये बता देने हैं कि अंग्रेजों का जो शासन है वह 1772-73 से रेगुलेटिंग एक्ट के साथ शुरू हुई, जो 1853 तक एक जैसी चलती रही, एक जैसा चलता रहा, है ना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि 1858 के बाद, यानी कि 1858 के बाद हमारे पास जो है अधिनियम शुरू हुए, उसमें क्राउन की भूमिका महत्वपूर्ण थी। और इसी क्राउन वाली कड़ी में हम 1861 के बाद 1892 के अधिनियम की चर्चा करते हैं। क्या कहेंगे भाई? इसी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यही हम कह लेंगे कि 1858 के अधिनियम के बाद, यानी कि 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद 1861, और इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेंगे 1892 कौंसिल एक्ट। ये उसी की प्रक्रिया है। अब इंपॉर्टेंस की बात कर लेंगे। इंपॉर्टेंस का मतलब है कि मुख्य बातें क्या हुई। और अगर हम लोग इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहां ये चर्चा करेंगे कि 1892 का जो अधिनियम है, इसमें सबसे पहले अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आपको 7-8 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 से 3 अच्छे फैक्ट भी याद है ना, तो आपके काम चल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे कि अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष को क्या कहते हैं भाई? इनडायरेक्ट। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन, चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इस बात की चर्चा हम कर लेंगे कि ये दूसरी बात हम लोग ये बताएंगे कि 1861 के बाद 1892 1892 का अधिनियम आया। ये भी चर्चा कर लेंगे कि यानी कि 1861 के बाद 1892 का अधिनियम आया। इस बात की हम चर्चा कर लेंगे। और फिर यहां पे ये कहेंगे कि जो गवर्नर जनरल है, उसकी परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 और अधिक से अधिक 16 कर दी गई। यानी कि हम लोग ये कह लेंगे कि जो गवर्नर जनरल है, क्या भाई? गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल, काउंसिल का मतलब है परिषद, है ना। परिषद, गवर्नर जनरल शब्द इसी तरह से उपयोग होगा। परिषद में, परिषद की, गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्य, है ना। यहां पे हम इसकी अंदर डाल लेंगे अतिरिक्त
सदस्य की अगर हम संख्या की बात करें तो ये कह सकते हैं कि अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 10, सदस्य की संख्या कम से कम 10 एवं अधिकतम 16 कर दिया गया। सोलह कर दिया गया। ये अपने आप में जो है, इसके साथ ही यहां पे हम एक और बात कहेंगे और वो होगा कि बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार। बजट, BUDGET, बजट पर प्रश्न पूछने, बजट पर प्रश्न पूछने यानी कि जो है विचार विमर्श का अधिकार भी दिया गया है, शक्ति दिया गया प्रश्न पूछने, या फिर हम चर्चा कर लेंगे विचार विमर्श, विचार विमर्श का अधिकार हमें दिया गया है ना। हम चर्चा कर लेंगे कि बजट पर प्रश्न पूछने या विचार विमर्श का अधिकार दिया गया, और ये अपने आप में बहुत जो है चैलेंजिंग है। तो अगर हम बात करें तो ये बताएंगे कि 1772-73 से जो रेगुलेटिंग एक्ट हुए थे, अगर हम उस रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें, यानी कि द स्टार्टिंग द जर्नी ऑफ 1772 एट द रेगुलेटिंग एक्ट एंड फर्स्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ इंडिया पावरफुल या एडॉप्टेड बाई ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। इस बात की चर्चा हम यहां करेंगे और फिर चर्चा करेंगे कि जो है यहां से क्या क्या हुआ। अगर हम बात करें तो फिर ये बताएंगे कि जो प्रथम चरण है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बहुत ज्यादा था और ये जर्नी चला 1853 तक। इसके बाद जो है क्राउन के अधीन 1858 के बाद सत्ता आ गई और 1858 के बाद 1861 और फिर 1861 के बाद 1892 का अधिनियम है। इस अधिनियम में प्रथम बार इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई, यानी कि जो इनडायरेक्ट जो चुनाव प्रणाली है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, इसकी शुरुआत यहां से की गई और ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। और फिर ये भी चर्चा किया गया कि ये अधिनियम 1861 के बाद आया, 1892 का अधिनियम। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या जो है वह कम से कम 10 और अधिकतम 16 कर दिया गया, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है और कुछ शर्तों के साथ और कुछ जो है प्रतिबंधों के साथ हमारे यहाँ ये कहा गया कि बजट पर प्रश्न पूछने या विचार विमर्श करने का भी अधिकार दिया गया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सदस्य प्रश्नों के साथ या कुछ सदस्यों के साथ। इसके साथ ही साथ ये कह लेंगे कि प्रांतीय परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। एक और बात हम चर्चा कर लेंगे कि जो प्रांतीय परिषद है ना, स्टेट काउंसिल है, स्टेट काउंसिल जिसको हम लोग हिंदी में कह लेते हैं प्रांतीय परिषद, है ना। और प्रांतीय परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। प्रांतीय परिषद की सदस्य संख्या क्या भाई, बढ़ा दिया गया। तो प्रांतीय परिषद की जो सदस्य संख्या है वह बढ़ा दिया गया और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम चर्चा कर लेंगे सदस्य संख्या बढ़ा दिया गया, यहां से हम चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा, है ना, बढ़ा दिया गया। इसको आप समझ लीजिएगा, आप रेगुलर देख रहे हैं तो। अब देखिए, तो हमारे पास 1892 के अधिनियम में लिखने के लिए क्या क्या हो गया भाई, कि एक 1772-73 से जो रेगुलेटिंग एक्ट शुरू हुई थी वो 1853 तक चली। 1853 में चार्टर एक्ट समाप्त हो गया, जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार था। बाद के समय में जो द्वितीय चरण है उसमें क्राउन के अधीन हो गया और क्राउन के अधीन होने पर 1892 का अधिनियम आता है 61 के बाद। फिर हम ये चर्चा कर लेंगे कि 1892 के अधिनियम में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। फिर हम ये चर्चा कर लेंगे कि यह 61 के बाद 1892 में आया। फिर हम ये चर्चा कर लेंगे कि इसमें गवर्नर जनरल के सदस्यों की अतिरिक्त संख्या 10 और अधिकतम संख्या 16 कर देने की बात की गई। फिर हम ये चर्चा करेंगे कि बजट पर कुछ
जो है प्रतिबंध और नियमावली के आधार पर विचार विमर्श या प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। और फिर हम ये चर्चा कर लेंगे कि स्टेट जो है काउंसिल है, यानी कि जो प्रांतीय परिषद की सदस्य संख्या यहां बढ़ा दिया गया। और फिर ये चर्चा करेंगे कि इसके बाद जो अधिनियम हुआ वह अधिनियम 1909 में शुरू हुआ, जहां पे हम कह सकते हैं कि 1909 का जो चार्टर एक्ट था या जो अधिनियम था, जो एक्ट था, उसको हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के रूप में भी जानते हैं। यानी कि एक व्यक्ति जो मॉर्ले है और दूसरा मिंटो है, यानी कि एक व्यक्ति सेक्रेटरी है और दूसरा गवर्नर जनरल है, जिसके नाम से शुरू की गई। यानी कि गवर्नर जनरल और सेक्रेटरी के नाम से शुरू होने वाली प्रक्रिया से पहले वाली प्रक्रिया को 1892 का अधिनियम हम कह लेते हैं। ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, इसको हम लोग इस दौर में लिख लेंगे। अब आ जाइए आगे। हमारा क्वेश्चन है संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह में हम सीधे टॉपिक पे आएंगे और ये बताएंगे कि संथाल विद्रोह जो है ये आदिवासी विद्रोह का पार्ट है। किसका है भाई? आदिवासी विद्रोह। इसकी चर्चा हम कर लेंगे, आदिवासी विद्रोह का पार्ट है। अब दूसरा हम ये चर्चा कर लेंगे संथाल विद्रोह कहां हुआ। तो संथाल विद्रोह जो है वह भागलपुर है ना, और भागलपुर में अगर हम लोग बात करें तो राजमहल की पहाड़ियों, राजमहल की पहाड़ी है ना। भागलपुर कहां है भाई? अगर हम चर्चा करें तो ये कह सकते हैं कि भागलपुर जो जगह है वो कहां है? बिहार में। ठीक है, अब हम ये चर्चा कर लेंगे इसमें कि इसकी टाइमिंग क्या है। तो टाइम की चर्चा कर लेंगे तो ये होगा 1855 1856 ईस्वी। फिर हम लोग ये चर्चा कर लेंगे किसका नेतृत्व किसने किया। क्या भाई? इसका नेतृत्व किसने किया? तो उसमें हम चर्चा कर लेंगे सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव। लीडरशिप की चर्चा हम कर लेंगे और ये हो जाएंगे नाम। इसके बाद जो है ये कह सकते हैं कि ये ट्राइबल्स के रूप में डेवलप है, ट्राइबल्स मूवमेंट के रूप में डेवलप है, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें ये बताना होगा कि जो है राजमहल की पहाड़ियों में युद्ध हुआ, विद्रोह हुआ, विद्रोह के पीछे कारण क्या है। तो सबसे पहले हम लोग संथाल में लिखेंगे कि संथाल विद्रोह एक आदिवासी विद्रोह है। दूसरा चर्चा हम लोग ये कहेंगे कि यह बिहार के भागलपुर वाले क्षेत्र में स्थित है। तीसरा हम लोग कह लेंगे कि भागलपुर के आसपास राजमहल की पहाड़ियों की एरिया में यह विकसित हुआ, यह युद्ध हुआ। फिर हम चर्चा ये कर लेंगे कि 1855-56 ईस्वी में यह युद्ध, यह विद्रोह शुरू हुआ। और फिर चर्चा कर लेंगे इसका लीडरशिप किसने किया। तो संथाल परगना के जो आदिवासी थे उनकी हम बात कर लेंगे और वो होंगे सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये चार नाम हो जाएंगे। इसके अगला पेज पर जब हम चलेंगे तो फिर हम ये कहेंगे कि इसको दमन ए कोह कहा जाता था। क्या भाई? दमन ए कोह है, दमन ए कोह है। इसको दमन ए कोह कहा जाता था और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट जो है एरिया है, जिसको हम लोग आदिवासी विद्रोह के रूप में जानते हैं। अब विद्रोह का कारण अगर हम बात करें तो किसके किसके बीच हुआ, तो एक तरफ से कौन थे भाई? ब्रिटिशर्स थे, और दूसरी तरफ से कौन थे? संथाल। और इन लोगों के बीच में हुआ ये विद्रोह। किसके किसके? एक तो जो है अंग्रेज हम कह लेंगे, और दूसरे तरफ से किसे भाई? तो संथाल हम लोग कह लेंगे। क्लियर है? और इसमें क्या था कि संथालों की जो लैंड है, जो जमीन है, जमीन कैसा है भाई? वह गंगा बेसिन वाला है ना, जहां से गंगा रिवर निकलती है। तो जाहिर सी बात है कि ये जमीन जो है वह है फर्टाइल है। अब इस पर कब्जा करना चाहते थे कौन? इस पर कब्जा करना चाहते थे कौन भाई? तो ब्रिटिशर्स। और ये लोग इस जमीन को देने को तैयार नहीं थे,
इस एरिया को जो है छोड़ने को तैयार नहीं थे, और यही कारण था कि इस दौर में एक नई जर्नी की शुरुआत होती है। दूसरा, हम लोग ये भी चर्चा कर लेंगे यहां कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस दौर में जो है आदिवासी और इनके बीच युद्ध हुआ। लीडरशिप किसका स्ट्रांग है? सोचिए, अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं जो लीडरशिप स्ट्रांग है वह अंग्रेजों का है, क्योंकि बेस्ट प्लानिंग है और इनके पास क्या था? इमोशन था। इसके बाद जो है एक और हम चर्चा करेंगे, और वो ये कि यहां शोषक जो है, यानी कि जो व्यक्ति शोषक के रूप में सामने है, या जो व्यक्ति इनका जो है दुश्मन के रूप में सामने है, अगर उसकी हम बात करें तो एक तरफ से तो अंग्रेज थे जो दिख रहे थे, है ना। अंग्रेज इनके प्रत्यक्ष दुश्मन थे, इस बात की चर्चा कर लेंगे। प्रत्यक्ष रूप से इनसे युद्ध था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम बात करें तो उस समय के जो ठेकेदार थे, उस समय के जो साहूकार थे, या उस समय के जो जमींदार थे, ये भी अंग्रेज से कम नहीं थे, ये भी शोषक थे। क्यों शोषक थे भाई? क्योंकि ये भारतीय होकर भी इन्होंने आदिवासी समूह का जो है साथ नहीं दिया। और अंत में अगर हम लोग परिणाम की बात करते हैं तो परिणाम का मतलब क्या है भाई? रिजल्टेंट की अगर बात करेंगे तो यहां संथाल परगना के जो लोग हैं, यानी कि जो संथाल डिवीजन के जो लोग हैं, डिवीजन का मतलब परगना है भाई, संथाल डिवीजन के जो लोग हैं उनकी हार हुई, या उस युद्ध में उनकी हार हो गई। और हारने के पीछे कारण क्या था? तो दो था, एक तो विदेशी मुद्दा था, अंग्रेज थे, और दूसरा स्थानीय लोग भी साथ नहीं दिए। क्या भाई? स्थानीय, यानी कि जो भारतीय थे, विदेशी। हारने का कारण की अगर हम बात करते हैं तो ये विदेशी और स्थानीय दोनों साथ नहीं दिए। इस बात की चर्चा हम कर लेंगे, दोनों साथ नहीं दिए, यानी कि भारतीयों ने भी साथ नहीं दिए और अंग्रेजों ने भी साथ नहीं दिए। और यही कारण था इस युद्ध में हम बात कर लेते हैं हार की। तो हम क्या क्या लिखेंगे कि एरिया कौन सा था? दमन-ए-कोह का एरिया था। ब्रिटिश और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो क्यों अंग्रेज जो है इसको चाहते थे, तो यह गंगा बेसिन वाला मैदान था, और गंगा बेसिन की मैदान होगी तो उसमें क्या फायदा होगा? फायदा ये हो जाएगा कि गंगा बेसिन की जो मैदान है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वहां एग्रीकल्चर स्ट्रांग हो जाएगी, और जहां एग्रीकल्चर स्ट्रांग होगी वहां एनिमल हस्बेंड्री भी स्ट्रांग हो जाएगा। और एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों स्ट्रांग होंगे तो क्या बेनिफिट होगा भाई? तो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो ये कह सकते हैं इस दौर में सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि भारत में जो आय का, जो इनकम के जो सोर्स थे, सोर्स ऑफ इनकम या आय का जो स्रोत है वो यही था उस समय। क्योंकि आपको याद होगा कि 1850 के बाद ही भारत में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई है ना। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत नहीं हुई थी तो भारत में आय का साधन क्या होगा? तो कृषि होगा, और कृषि पर ही डिपेंडेंसी है पशुपालन की। तो यानी कि अंग्रेज ये चाहते थे कि उस दौर में जो एग्रीकल्चर हो, जो एनिमल हस्बेंड्री हो, उस पर हमारा एक अधिकार हो जाए। और यही कारण था कि इस तरह की विचारधारा सामने आती है, जिसको लेकर के हम चर्चा करते हैं। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन पे हम देख लेते हैं, ये पूरा कर लेंगे। कौन कौन से शोषक थे? शोषक के रूप में जो दिखते हैं ना वो अंग्रेज हैं, लेकिन स्थानीय लोगों पे हमारे देश के जो संथाल के लोग थे, आदिवासी थे, उन्होंने विश्वास किया। वो ठेकेदार थे, साहूकार थे, जमींदार थे, ब्लू ब्लड थे, कह लीजिए अपर क्लास थे, है ना। तो अपर क्लास के लोग, अरिस्टोक्रेट फैमिली के जो लोग हैं, जो अपने को जमींदार कहते हैं, लेकिन वो है भारतीयों का साथ न देकर के वो भी शोषक रहे। और यही कारण है कि आप देखेंगे आफ्टर संथाल रिवोल्ट, यानी कि स्टार्टिंग द जर्नी ऑफ बिरसा मुंडा रिवोल्ट, एंड बिरसा मुंडा डिसाइड टू नॉट डिपेंडेंसी या नॉट फेथ ऑफ ब्रिटिशर्स एंड अपर क्लास, या जो है जमींदार क्लास की अगर हम बात करते हैं तो वो हमेशा कहता है कि स्थानीय लोग भी साथ में नहीं है। और यही कारण है कि बिरसा मुंडा आंदोलन में जो भारत के साहूकार और जमींदार थे उनका भी विरोध किया जाता है, क्योंकि ये भी हमारे अपने नहीं, फेथफुल नहीं है। उसके पीछे कारण था संथाल परगना वाली युद्ध, है ना। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे सामने होगा और ये है चंपारण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम बात करें
क्योंकि अगर हम पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत करें तो गांधी की पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत यहीं से हो जाती है। अब आ जाते हैं चंपारण सत्याग्रह पे। चंपारण में आपको समझना क्या है भाई? सबसे पहला बात समझना है कि चंपारण ये चंपारण की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये चंपारण कहां है? बिहार में है। बिहार। चंपारण में क्या समस्या था इसकी चर्चा करें तो इंडिगो प्रॉब्लम, यानी कि नील की समस्या थी। इसकी हम चर्चा कर लेंगे यहां, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चंपारण की जर्नी स्टार्ट, अगर हम टाइमिंग की बात करें तो ये कह लेंगे अप्रैल 1917 एडी। फिर हम चर्चा कर लेंगे स्थानीय नेता यानी कि लोकल लीडर। क्या भाई? स्थानीय नेता यानी कि लोकल लीडर, और ये हैं राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। और इसके बाद हम चर्चा कर लेंगे मेन लीडर, यानी कि मुख्य रूप से हम देखेंगे तो ये जर्नी स्टार्ट होती है महात्मा गांधी से। क्या समस्या था? नील की समस्या थी। नील विद्रोह जो है उसकी चर्चा हम कर लेंगे, और नील होने के पीछे कारण क्या है मैं इसको समझाऊंगा अभी जस्ट, है ना। कुछ बातें मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, बाकी चीजें कुछ समझा भी दे रहा हूं, जिसको आपको जो है जब ये क्वेश्चन तैयार करेंगे तो उसमें आप लिख लेंगे। क्लियर? आ जाइए। तो हम लोग ये चर्चा करेंगे कि जो मेन लीडर थे वो महात्मा गांधी थे, और एक और बात यहां पे हम लोग को चर्चा करनी होगी, और वो ये होगा कि चंपारण सत्याग्रह जो है वह नील विद्रोह के कारण जो है, इसका मेन समस्या था तीन कथिया पद्धति इसको बोलते हैं। और तीन कथिया पद्धति का मतलब है 3/20। 3/20 पार्ट्स में हम किसकी खेती करेंगे भाई? जो है वो होगा आपका नील की, यानी कि इंडिगो की, है ना। नील की खेती हम करेंगे 3/20 हिस्से में। अब ये समस्या क्या था? ये चीजें तो पहले से चली आ रही थी, लेकिन आप सोचिए कि जब ये पहले से चली आ रही थी तो आखिर क्या कारण हुआ कि कुछ लोग, या कह सकते हैं कि आखिर क्या कारण हुआ कि यहाँ के लोग जो है वह नील की खेती को लेकर के बहुत सजग हो गए या फिर समस्या में हो गए। तो इसके पीछे कारण है दोस्त फर्स्ट वर्ल्ड वार। प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ ना 1914 टू 1918 की दौर की बात करें, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ कि बैन ऑफ वर्ल्ड मार्केट दैट नेम इज जर्मनी। जर्मनी को विश्व बाजार से नाता खत्म कर दिया गया, ये छोड़ दिया गया। विश्व बाजार की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो डिजिटल एजुकेशन है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो था उस समय का, तो उस एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बैन कर दिया गया जर्मनी के लिए। और इसके पीछे जो कारण थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में आप देखेंगे कि सर्बिया के जो, अगर हम बात करते हैं सेराजेवो में, ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो है फर्डिनेंड गए थे, और फर्डिनेंड की वहां हत्या हो जाती है। और फर्डिनेंड की हत्या होने के बाद ऑस्ट्रिया से कहा जाता है कि ये नॉर्मल डेथ है, कोई प्लान्ड मर्डर नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रिया के साथ जब हालचाल पूछने के लिए जर्मनी आता है तो वहां से एक लॉ की शुरुआत होती है, और साथ ही साथ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यानी कि जर्मनी का एकीकरण और इटली के एकीकरण के दौर में जो 1848 से 1861 के बीच हुआ, एक जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई उस समय यह हुआ कि जर्मनी ये भूल गया था कि जब हम एकीकरण करते, जब यूनिफिकेशन हमारा हुआ था, तो हमारे कुछ दुश्मन भी थे, और उसमें वो सारे मजबूत देश थे जिनका ट्रेड एंड कॉमर्स जर्मनी और इटली में था।
और यही कारण है कि जब जर्मनी युद्ध में सामने होता है तो उस पर इंग्लैंड, है ना, या फिर कह सकते हैं फ्रांस, या फिर कह सकते हैं बाद में रसिया, चाइना, या फिर अमेरिका की बात कर लेते हैं, वह उसके अपोजिट कंट्री के रूप में शामिल होता है, जो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए स्ट्रांग था। और यही कारण था कि जर्मनी की मार्केट को विश्व बाजार से बंद कर दिया गया। अब आप पूछेंगे कि विश्व बाजार में जर्मनी की बाजार को, जर्मनी के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, आयात निर्यात को बंद किया गया, तो उससे क्या फायदा हुआ भाई? तो उससे ये फायदा हुआ, सॉरी, इससे उससे ये समस्या सामने आई कि जो पूरे वर्ल्ड मार्केट में जिसकी पकड़ थी नए इंडिगो के रूप में, वो था आर्टिफिशियल इंडिगो, यानी कि कृत्रिम नील। और कृत्रिम नील का बनाने वाला देश कौन था? जर्मनी। तो जब जर्मनी में कृत्रिम नील का निर्माण बंद हो, सॉरी, जब जर्मनी की कृत्रिम नील का आयात निर्यात विश्व बाजार में बंद हो गया, तो मांग तो बढ़ेगी ही, लेकिन वहां का मार्केट को बंद कर दिया गया। तो अब जहां जहां से नील की खेती होती थी वहां पे दबाव डाला जाने लगा, और जब दबाव डाला गया तो बिहार में जो चंपारण का एरिया है वहां भी किसानों को समस्या होने लगी, क्योंकि दबाव होगा तो सब पर होगा। तो नील की खेती चंपारण किसान पहले से करते थे, लेकिन अब रूल को सख्त कर दिया गया, आपको 20 भाग में 3 भाग पर खेती करनी ही है। चंपारण की सिचुएशंस की बात करेंगे तो दो बातों को समझना होगा। चंपारण में दो तरह के किसान थे, एक तो अंग्रेज जमीन पट्टे पे रखे थे और किसान को मजदूर के रूप में रख दिए थे, उन्हें कोई समस्या नहीं थी। समस्या उनकी थी जिस किसान की जमीन अपनी है और उस पर दबाव डालकर खेती किसका किया जा रहा है? नील की, और वो भी 3 भाग पर। दूसरा ये था कि वो जो नील की खेती होने से जो उपज होती थी उसका पैसा काफी कम मिलता था। और तीसरा समस्या ये भी थी कि जिस एरिया में नील की खेती होती है वहां नील का पौधा फलिया के रूप में जब लगता है तो वह टूट के जमीन पर गिरता है, और जमीन जब गिरेगा तो नाइट्रोजन को कमजोर कर देगा, और जब नाइट्रोजन जो है सॉइल्स में वीक होंगे, यानी कि मिट्टी में जब नाइट्रोजन की कमी होगी तो वह बैरन हो जाएगा, अनफर्टाइल हो जाएगा, और अनफर्टाइल होगा तो किसानों को अगले साल एग्रीकल्चर में समस्या आएगी। तो ये सारी समस्याएं थी जिस कारण से जो है चंपारण के स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से जाकर मिले लखनऊ पैक्ट में, और फिर यहां पे एक जर्नी की शुरुआत हुई। और गांधी ने यह वादा किया कि कलकत्ता से लौटते हुए अप्रैल के महीने में जब हम बिहार पटना आएंगे तो मैं चंपारण की समस्या को सुलझा दूंगा, या उसके लिए मैं जो है चंपारण की धरती पर लौटूंगा। और अप्रैल में आते हैं और यहीं से शुरू होती है चंपारण सत्याग्रह। इसको अगला पेज पर हम देखेंगे। गांधी के साथ कौन कौन से आए, अगर आप चाहें तो इसको भी आप देख लेंगे, और वो है आपके नरहरि पारिख। नरहरि पारिख है ना, महादेव देसाई, महादेव देसाई। इसके बाद हम चर्चा कर लेंगे महादेव देसाई के बाद नरहरि पारिख, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर लगा दीजिएगा, मेरे पास स्पेस कम है, राजेंद्र प्रसाद। और बिहार का एक और नेता का नाम लिख लीजिएगा, और वो है अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह। अब यहां पे हम समझते हैं 3/20, यानी कि 3 पार्ट्स में इंडिगो की खेती करनी है, इंडिगो फार्मिंग। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जो चंपारण का एरिया है जिसका उसमें मुख्यालय था मोतिहारी, वहां अप्रैल के महीने में गांधी पहुंचते हैं। अप्रैल 17 में गांधी का आगमन होता है। हालांकि उस दौर में मुजफ्फरपुर का जो जिला कलेक्टर है, या कह सकते हैं जो उस समय के कलेक्टर था, उसने गांधी को जो है बिहार से निकालने की बात की, लेकिन गांधी उस बात को मानने को तैयार नहीं थे। और यही कारण था कि गांधी जो है ये घर घर घूमे और लोगों से अपनी समर्थन को जुटाते रहे। जब समस्या बड़ी हो गई
तो अंग्रेजों ने, गांधी की यहाँ पे जीत मानी जाती है, क्योंकि जब भारतीयों में एकता बढ़ने लगी, गांधी के साथ लोग आने लगे, तो ये लगने लगा कि अब ये बहुत बड़ा सा माहौल हो सकता है, और यही कारण है उस दौर में एक नई अप्रोच डेवलप हुई। और चंपारण सत्याग्रह के दौर में अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि ये कहा गया कि जो नेक्स्ट ईयर होगा, यानी कि जो अगला साल होगा, वहां पे हम लोग जो नील्हे थे वह वापस लौट जाएंगे, नील्हे वापस लौट जाएंगे, और फिर जो गोरे मकान मालिक हैं, नील्हे वापस लौट जाएंगे, और फिर ये जो खेती होगी ये बंद हो जाएगा, या फिर परेशानी बंद हो जाएगी। और यही कारण था कि ये वादा ही जो है भारतीयों को जीतने का या जीत का सबसे बड़ा कारण था। नील्हे वापस लौट जाएंगे, इस बात की चर्चा की गई। इसके बाद ये कहा गया कि गांधी की जो है, गांधी जी की प्रथम राजनीतिक जीत कही जाएगी जो भारत में हुई, और ये इसी कारण से था। और एक अंतिम लाइन जरूर लिख लेंगे कि जो नील्हे या किसान जो परेशान थे, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या गया भाई, जर्मनी को प्रतिबंध लगा दिया गया। किस बात की? जर्मनी पे प्रतिबंध लगा दिया गया। कौन? वर्ल्ड मार्केट में, यानी कि जो वर्ल्ड मार्केट है, विश्व बाजार है ना, वर्ल्ड मार्केट में जर्मनी को बैन कर दिया गया। किस तरह का बैन भाई? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, यानी कि आयात और निर्यात। और इससे क्या समस्या आई? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब यहां पे ये समस्या सामने आई कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो मामला है, जो बैन किया गया जर्मनी को, इससे समस्या ये हुआ कि पूरे वर्ल्ड मार्केट में जो आर्टिफिशियल इंडिगो थी, यानी कृत्रिम नील है, वह जर्मनी ही विश्व को मुहैया कराया करता था। उसके बंद होने पर जो सामान्य नील थे उनको दबाव डाला जाने लगा, और उसी कड़ी में भारत पे भी दबाव डाली गई, और कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा समस्या रहा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और अगला पेज पर हम देखते हैं मौर्य कला की, मौर्य काल की कला और वास्तुकला, है ना। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे मौर्य कला की। तो मौर्य डायनेस्टी की सबसे पहले चर्चा करेंगे। मौर्य डायनेस्टी, बोर्ड पे कुछ वर्ड्स वापस मिट जा रहे हैं, थोड़ी सी समस्या आ रही है। मौर्य डायनेस्टी, है ना। अब यहां की अगर हम कला की बात करेंगे तो फिर हमें इसको बांटना होगा अलग अलग। एक तो हम लोग चर्चा करेंगे चित्रकला, भित्ति चित्र की बात कर लेंगे, वास्तुकला की बात कर लेंगे, मृदभांड की बात कर लेंगे, अभिलेख की बात कर लेंगे। ये सारे इस समय की महत्वपूर्ण चीजें हैं कि कैसे कैसे डेवलप हुआ। अब हम बात कर लेंगे, जैसे मान लीजिए सांची की स्तूप, ये बात कर लेंगे, है ना। मथुरा की यक्ष, यक्षिनी मूर्ति की बात कर लेंगे, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यक्षिनी की मूर्ति की बात कर लेंगे, और फिर हम लोग बांटेंगे उस दौर में जो है कुछ चीजें दीवारों पर लिखी गई हैं, दीवार पर बनाई गई हैं,
जिसकी बात कर लेंगे, और कुछ चीजें अगर हम लोग बात करते हैं तो आर्किटेक्ट, इसकी भी चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा। मृदभांड का मतलब है मिट्टी का बना हुआ, है ना, या मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी से बना हुआ, इसकी भी चर्चा कर लेंगे और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके आगे जब हम चलते हैं तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं अभिलेख, है ना। और अभिलेख की अगर हम बात करें तो अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख की चर्चा कर लेंगे और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अशोक के अभिलेख। इसके बाद हम चर्चा कर लेंगे रॉयल आर्ट एंड पॉपुलर आर्ट, एंड पॉपुलर आर्ट, जिसको हम लोग कहते हैं जो है एक तो शाही कला और दूसरा महत्वपूर्ण कला, महत्वपूर्ण कला, है ना। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो इनकी कैपिटल है, यानी कि एरिया वो है जो मगध महाजनपद है। मगध महाजनपद की अगर हम आज बात करें तो पटना, गया और नालंदा वाला एरिया मगध महाजनपद के रूप में डेवलप है, तो मगध एरिया, है ना। और ये जो है ये रॉयल आर्ट का उदाहरण है, रॉयल आर्ट यानी कि शाही कला। इसके बाद हम चर्चा कर लेंगे जो है अदर एरियाज। अदर एरियाज का मतलब है अन्य क्षेत्र, और यहां हम लोग पॉपुलर आर्ट की बात कर लेंगे, है ना। यानी कि जैसे देखिए जो मथुरा के आसपास बना, जो दिल्ली के आसपास बना, है ना, और फिर जो अभिलेख अलग अलग बने, जो अलग अलग स्टेटमेंट्स बने, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम थोड़ी सी चर्चा इसकी ये भी कह लेंगे कि ये जो शाही कला है ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, या फिर महत्वपूर्ण कला इंपॉर्टेंट है। और फिर वास्तुकला की अगर हम बात करते हैं तो इनके कुछ अभिलेख की भी हम चर्चा पिछली क्लासों में, देखिए यहाँ पे हम लोग किए थे, अभिलेख की बात करेंगे, है ना। तो जो 14 है शिलालेख है, शिला का मतलब है पत्थर पे लिखे गए लेख, और ये अशोक के समय में ये भी इनकी पेंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। और ये कह सकते हैं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम लोग चर्चा करेंगे ये कि उस समय की जो, देखिए मौर्य कला एक बहुत बड़ा सा डिटेल से क्वेश्चन है ना। लेकिन अगर हम इसकी विचारधारा की बात करें, इनकी डेवलपमेंट की बात करें, तो ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। दूसरी चीजों ये कह लेंगे कि इनके महत्वपूर्ण जो शिलालेख है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो यही होना चाहिए, कहां भाई, तो अशोक के चित्रकला, उनकी भित्ति चित्र, वास्तुकला, मृदभांड, अभिलेख और मिट्टी से बने हुए चित्रों की बात कर लेंगे, दीवारों पर बना हुआ, और आर्किटेक्ट। इन चीजों को हम देखेंगे तो ये मजबूत हो जाएगा। और साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि जो अशोक के जो शिलालेख है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हमारा है ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, इसमें हम 90 से 100 वर्ड लिखेंगे, तो सब पर 20-20 वर्ड भी लिख दिए तो भी आराम से हो गया, और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर इसको डिटेल से आपको जानना हो तो हिस्ट्री की जो क्लास हुई है उसमें 2-2.5 घंटे की पूरी वीडियो है मौर्य कला पर, उसको भी आप जा करके साइट पर एक बार देख सकते हैं, है ना। क्योंकि हम लोग का जो ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पे सिर्फ हम लोग पॉइंट चीजों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। इससे ये होगा कि आपको एक सिनोप्सिस के रूप में चीजें सामने आ जाएगी। लेकिन बहुत डिटेल से चर्चा करनी हो तो फिर बीपीएससी का प्रभा एकेडमी के साइट पर ही पूरा वीडियो अपलोड है, और हिस्ट्री का जिसको आप जो है मतलब मैनेजमेंट से टॉक करके, मैनेजमेंट से बात करके आप उसको देख सकते हैं, जो 2.5 से 3 घंटे की होगी, जिसमें डिटेल से सभी टॉपिक को लिखवाया गया होगा। चलिए आ जाते हैं, हम आगे चर्चा करते हैं। और अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में पूर्वी भारत की गुफा चित्र। अब यहां हम लोग को चीजों को जानना होगा, प्राचीन काल, और फिर यहां में बतानी होगी
जो है उस दौर के जो गुफा चित्र की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे। वैदिक युग की परंपरा से शुरू करेंगे और जो है गुफा चित्रण का जो शुरुआत होता है अगर हम उसकी बात करें जो मुख्य रूप से देखेंगे तो हमारे पास धार्मिक आंदोलन के दौर में, और यहां से जो है इनकी चर्चा शुरू हो जाती है धार्मिक आंदोलन के दौर में, जब हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म की परंपरा की बात करते हैं तो यहां से परंपरा ये शुरू हो जाती है। बाकी इसके आगे जब हम चलते हैं तो मगध का उत्कर्ष इस दौर में अब देखेंगे तो यहां भी इसकी बातें होगी। जैसे हर्यक वंश के समय में जो है गुफा राजगृह की जो है सप्तपर्णी गुफा की हम बात कर लेते हैं, है ना। हर्यक वंश की हम डेवलपमेंट के समय की बात करेंगे, शिशुनाग, और फिर नंद वंश की बात कर लेंगे, नंद वंश की या नंद वंश के डेवलपमेंट की, नंद वंश। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा। और कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीजों को अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि जो इसकी सबसे बड़ी क्रांति हुई अगर हम उसकी बात करते हैं तो प्रथम बौद्ध संगीति, फर्स्ट बुद्धिज्म काउंसिल, जिसको हम लोग कह लेते हैं फर्स्ट बुद्धिज्म काउंसिल। और इस दौर में जो है सप्तपर्णी के भी की बात कर लेते हैं, सप्तपर्णी गुफा, है ना, इसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। फिर हम चर्चा कर लेंगे इस दौर में जो है कि जो धर्म, संघ और संघ की जो निवास स्थान था वो अधिकतम गुफा का ही था, और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद हम लोग जो मुख्य रूप से गुफा चित्रण की बात करेंगे वह मौर्य काल के दौर में और फिर गुप्त काल के दौर में। और ये कह सकते हैं जो है मठ, साधु या संत का निवास स्थान भी था, और इसके साथ ही साथ जो है दर्शन का प्रमुख केंद्र था। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है और फिर हम बता देंगे किस तरह से डेवलप हुआ। इसके बाद हम चर्चा कर लेंगे कुछ समय की जो प्रमुख जो संगति हुई, जो संगीति की डेवलपमेंट थी वो इसी दौर में था, और ये अपने आप में चैलेंजिंग भी है और अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है, तो हम इसकी चर्चा कर लेंगे। इसके आगे जब हम चलते हैं तो हमारे पास आ गया ये क्वेश्चन 38 मार्क्स का। प्राचीन काल से बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है, इसकी विस्तृत व्याख्या करें। अब देखिए, प्राचीन काल से शिक्षा और अध्यात्म दोनों को जोड़ना है क्या भाई? लर्निंग, स्पिरिचुअलिज्म एंड एजुके लर्निंग की अगर बात कर लेते हैं, शिक्षा और अध्यात्म दो शब्द है, दोनों को बैलेंस करना है, शिक्षा और अध्यात्म। अब यहां हम चर्चा कर लेंगे धार्मिक शिक्षा, यहां चर्चा कर लेंगे आध्यात्मिक शिक्षा, यहां चर्चा कर लेंगे दार्शनिक शिक्षा। और फिर समानता, असमानता, शिक्षा और अध्यात्म में,
शिक्षा और अध्यात्म में समानता असमानता, इसकी चर्चा कर लेंगे। और ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होगा अगर हम बात करें दो तीन बातों को समझना है। एक तो ये इस दौर में शिक्षा का जो स्वरूप है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि प्राचीन काल में अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा का कोई बाजारीकरण नहीं था। जब हम 16 संस्कार की बात कर लेते हैं, 16 संस्कार की परंपरा की बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो हम कहते हैं कि गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जातक्रम, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, वेदारंभ, विद्यारंभ, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि, या फिर हम जब चर्चा करते हैं जब हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में हम लोग चर्चा क्या कर लेते हैं कि ऋग्वेद की पढ़ाई, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, फिर उपनिषद हो गया, है ना, फिर हमारे यहाँ जो है पुराण हो गया, है ना, दर्शन 6 हो गए। तो ये जो पढ़ाई था ये कहीं ना कहीं अध्यात्म की ओर ले जाता है। और शिक्षा हमेशा आपको एक दार्शनिक अगर बनाता है तो वह शिक्षा जो है, क्योंकि शिक्षा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एग्जाम पास कर जाना, प्रक्रिया को डेवलप कर जाना। तो जो शिक्षा हमें हमारी जीवन में परिवर्तन करे, हमें दर्शन की ओर उन्मुख करे, जो अध्यात्म की ओर अग्रसर हो, वह शिक्षा जो है वह अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है। बिहार बौद्ध परंपरा और जैन परंपरा दोनों के लिए समृद्धशाली स्टेट रहा है। अगर हम बात करें तो समृद्ध इस तरह से कि अगर हम बिहार की परंपरा की बात करें, बिहार की शिक्षा की बात करें, बिहार की समन्वय की बात करें, तो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। और यही कारण है कि शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है। और इसके पीछे कारण है कि अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी आगे चलकर, तो ये कह सकते हैं कि बिहार में महायान का केंद्र, महायान शिक्षा के लिए जो है वह नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की बात की गई है ना। महायान एजुकेशन, महायान की शिक्षा के लिए बात किया गया। इसके बाद हम अगर बात करते हैं बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तो ये भी जो केंद्र है वह अध्यात्म का ही केंद्र है, स्पिरिचुअल का ही केंद्र है, अध्यात्म का ही स्पिरिचुअल का ही केंद्र है। और ये जो है अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग बौद्ध धर्म की शाखाओं की बात की गई है। बिहार में एक उदंतपुरी विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, और इसका भी जो प्रभाव है अगर हम बात करते हैं तो यहां भी नालंदा का प्रभाव है। और यही कारण है कि ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। इन द सेंस ये कह सकते हैं कि यहाँ जो नालंदा में जो डेवलपमेंट की बात की जा रही थी वो कहीं ना कहीं एक नई सी सोच की बात की जा रही थी। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ब्रजयान की बात हम कर लेंगे विक्रमशिला के साथ, है ना। तो अलग अलग विकास की, अध्यात्म की जो डेवलपमेंट होगी। और फिर हम लोग ये कहते सकते हैं कि भारत से जो बाहर के लोग आए, अगर हम बात करते हैं फाहयान की, अगर हम बात करते हैं वेनसांग की, है ना, या हम अगर बात करते हैं इत्सिंग की, तो ये कह सकते हैं कि ये जो लोग हैं फाहयान, दूसरा है वेनसांग, या फिर हम बात करते हैं इत्सिंग की। तो ये कहीं ना कहीं भारत में जो इसके पीछे इनकी जो एजुकेशन थी वो महायान का शिक्षा था, है ना। महायान और हीनयान जो अगर हम बात करते हैं विभाजन का दौर था, चतुर्थ बौद्ध संगीति, और कह सकते हैं कि जो है बुद्धिज्म ट्रेडिशन या बुद्धिज्म जो है परंपरा का दो भागों में विभाजित हो गया, महायान और हीनयान। महायान दैट नेम इज प्रो चेंजर्स एंड हीनयान दैट नेम इज नो चेंजर्स, यानी कि जो परिवर्तन को स्वीकार किए वो सभी महायान के रूप में डेवलप रहे।
जो परिवर्तन को नहीं स्वीकार किए, वो सभी परंपराओं को अगर हम देखें तो हीनयान की परंपरा थी। तो ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो हम इनकी चर्चा कर लेंगे, महायान की शिक्षा का केंद्र, और फिर हम आगे ये जोड़ेंगे कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है। अगर हम बात करते हैं यहां शिक्षा का उद्देश्य क्या है और किस तरह से विकास की बात करेंगे, तो शिक्षा की जो रास्ते हैं वह अध्यात्म की ओर जाना चाहिए या जाने को सिखाता है, और यही हमें वास्तविक शिक्षा की बात करता है, यानी कि जो रियल एजुकेशन है वो अपने आप में डेवलप करने की बात करता है। इसके बाद हम लोग ये कह लेंगे कि शिक्षा के कारण जो है, अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो बौद्ध संघ और जैन संघ है ना, बौद्ध संघ और जैन संघ, इनकी भी जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो किधर जाता है भाई? अध्यात्म की ओर जाता है। तो इनकी भी चर्चा कर लेंगे और यही कारण है कि ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम ये कह लेंगे कि जो है फोर जो है बुद्धिज्म काउंसिल हुआ। बुद्धिज्म काउंसिल, इसमें 3 बुद्धिज्म काउंसिल, क्या भाई? इसमें 3 जो बुद्धिज्म काउंसिल है वो कहां हुआ? बिहार में हुआ। और यही कारण है कि कह सकते हैं कि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। हम अलग अलग बिहार के लोगों ने अलग भी इसको उद्देश्य के रूप में बताने का प्रयास भी किया। जैसे कहते हैं कुछ बात है जो हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि शिक्षा और अध्यात्म का चरम बिंदु या ये प्रमुख केंद्र था बिहार, क्योंकि 4 बुद्धिज्म काउंसिल में 3 बुद्धिज्म काउंसिल बिहार में हुआ। ये अपने आप में यहाँ की शिक्षा और अध्यात्म को मजबूत बनाने के लिए एक जीता जागता उदाहरण है। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि उस दौर में 2 जैनिज्म काउंसिल हुए, और इन जैनिज्म काउंसिल की बात करें तो इसमें भी 1 जो जैनिज्म काउंसिल है, काउंसिल ये कहां हुआ भाई? बिहार के पाटलिपुत्र में, है ना। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और इसके पीछे कारण है कि बौद्ध और संघ की अगर हम बात करें, शिक्षा का जो मेन केंद्र रहा है, अगर हम उसकी चर्चा करें, उस व्यवस्था को डेवलप करने की बात करें, तो ये कह सकते हैं कि जो यहां बिहार में खास करके अगर हम बात करते हैं तो पाटलिपुत्र है ना, गया, राजगीर एंड वैशाली, ये प्रमुख केंद्र हैं जिसको लेकर के हम चर्चा करते हैं। और प्राचीन काल की परंपरा को फिर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, भागलपुर का भी। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, और यही कारण है कि बिहार में शिक्षा का जो डेवलपमेंट है, शिक्षा की जो स्वरूप है, वो कहीं ना कहीं नए रूप में सामने आता है। और ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। इन द सेंस ये कह लेंगे, सर थोड़ा सा पानी से, सर है क्या पानी थोड़ा सा? तो अपने आप में चैलेंजिंग है, क्योंकि इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि कहीं ना कहीं एक नई सोच को डेवलप करता है, और ये अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट सोच के रूप में डेवलप हो रहा है। अब आगे चलते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। इवेल्यूट द चंपारण इंडिगो मूवमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इंपैक्ट ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, चंपारण सत्याग्रह से एक पहले भी क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन की जो प्रकृति थी, जो नेचर था, वह चेंज था, क्योंकि वहां पे हमें क्या था? एक्सप्लेन द चंपारण सत्याग्रह, है ना। तो जाहिर सी बात है कि एक्सप्लेन करने की अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वो अपने आप में एक नई सोच को डेवलप करता है, जो कहीं ना कहीं एक नई अप्रोच को विकास के रूप में सामने लाता है। चंपारण नील आंदोलन की बात करें तो एक नई सोच को डेवलप करता है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं इस पर। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है
ध्यान रखिएगा 38 मार्क्स का है। तो 38 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें थोड़ी सी चीजों को अलग से, या कह सकते हैं कि अलग से उसको बैलेंस करना होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चंपारण नील आंदोलन है क्या, चंपारण कहाँ है। तो वही प्रक्रिया हम दोहराएंगे। और चंपारण की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे जो है एक जगह जिसका नाम है मोतिहारी, है ना। फिर हम चर्चा करेंगे कहाँ है भाई, तो बिहार में है। फिर हम लोग यहाँ की जो स्थानीय नेता थे, लोकल लीडर, है ना। अच्छा, लोकल लीडर थोड़ा सा अच्छा शब्द आप लोगों को नहीं महसूस हो रहा होगा, तो हम स्थानीय लिख लेते हैं पूरी जो है रेस्पेक्ट के साथ, है ना, स्थानीय नेता। तो लोकल लीडर की हम बात करते हैं तो वो है आपके राजकुमार शुक्ल। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन लिखेंगे 38 मार्क्स के ना, तो आप थोड़ी सी भूमिका जरूर लिखेंगे, क्योंकि बिना भूमिका लिखे एग्जामिनर को ये समझ में नहीं आएगा कि आप चीजों को कहना क्या चाहते हैं। तो पहले हम चंपारण की थोड़ी सी बातों को बताएंगे, फिर हम ये बताएंगे कि 1917 में ये शुरू हुआ और कब भाई, अप्रैल के महीने में। और फिर हम ये भी चर्चा कर लेंगे कि इसके मेन लीडर कौन है। क्या भाई, इसके मेन लीडर कौन है। तो मेन लीडर की हम जब भी चर्चा करेंगे तो हमारे पास एक नाम होगा और वो है महात्मा गांधी, जिन्हें हम फादर ऑफ नेशन के रूप में आज याद करते हैं। क्लियर है। इसके बाद अब हमें यह भी जानना होगा कि प्रॉब्लम क्या थी भाई, समस्या क्या था। तो समस्या की अगर हम बात करते हैं तो वो समस्या है नील विद्रोह, इंडिगो। और इंडिगो में हम क्या भाई, 3/20 पार्ट्स, है ना। और इसको हम लोग कह लेते हैं 3 कठिया सिस्टम। चलिए 3 कठिया सिस्टम बात कर लेते हैं, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन बातों को देखें तो एक नई एजुकेशन है जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, चंपारण से हम लोग को ये पता चल गया। और फिर हम ये कहेंगे कि चंपारण में जो है इसके पीछे कारण क्या था। तो यहां हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये बता लेंगे कि थोड़ा सा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है इसकी टाइमिंग क्या है भाई, 1914 टू 1918, है ना, 1914 से 1918। अब यहां पे हम फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौर में जो है क्या कहा गया, यहां पे अगर हम बात करें तो बैन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, बैन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स किसकी, तो जो है यहां हम चर्चा कर लेंगे जर्मनी की। अब जर्मनी की ट्रेड एंड कॉमर्स के बैन करने से क्या समस्या होगा, तो यहां समस्या होगी इंडिगो प्रॉब्लम, है ना। इंडिगो प्रॉब्लम क्यों भाई, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि जो जर्मनी की जो नील है वह आर्टिफिशियल थी और वह पूरे विश्व बाजार में छाई हुई थी। लेकिन वर्ल्ड मार्केट में जैसे हम इन चीजों को डेवलप करते हैं तो कहीं ना कहीं एक नई सोच को विकसित करते हैं, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो आ जाइए, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौर में 1914 टू 1918 बैन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स जो है, यहां जर्मनी की बात कर लेते हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा भाई इसमें, कि मोतिहारी कहां पे, बिहार में। लोकल लीडर कौन थे, राजकुमार शुक्ल। कब शुरू हुआ, अप्रैल 1917। मेन लीडर कौन थे, महात्मा गांधी। प्रॉब्लम क्या था, इंडिगो, यानी 3/20 पार्ट्स पे आपको इंडिगो की फार्मिंग करनी है, कृषि करनी है। और फिर हम ये चर्चा कर लेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौर में जो है 1914 से 18 बैन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स किसकी, जर्मनी की। किससे, पूरा वर्ल्ड मार्केट से। और वर्ल्ड मार्केट से जब व्यापार वाणिज्य को बैन किया गया या फिर उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रोका गया, तो फिर इंडिगो प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, क्योंकि पूरे विश्व में और जो इंडिगो की जो प्रमुख जगह थे वहां दबाव डाला गया, और उसी परंपरा में भारत को भी हम लेके चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों का वर्णन करिए, है ना। तो हमको ये भी बताना है कि नील आंदोलन के दौर में हम इन चीजों को समझेंगे कि इसका अगर हम इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं, यानी कि प्रभाव की बात कर लेते हैं, तो ये था कि गांधी के आने के बाद यहां पे पॉलिटिकल अप्रोच जरूर हमारा स्ट्रांग हुआ। पॉलिटिकल अप्रोच जो है वो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक प्रभाव, इसको हम कह लेंगे, तो राजनीतिक प्रभाव हमारा मजबूत होता है, और ये अपने आप में
चैलेंजिंग भी है। दूसरी बात हम ये कह लेंगे कि इंडिगो सिस्टम से जो बेनिफिट हुआ वो ये हुआ कि गांधी ने जो स्ट्राइक की प्रक्रिया है या गांधी ने जो रूल एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं, ये भारत में एक अलग सी डेवलपमेंट की बात किए और यही कारण था कि बाद में चल करके 1919 से 1948 ये लगभग आपका जो जर्नी है करीब करीब 28-29 ईयर्स का, इसको हम लोग गांधी एरा ही कह लेते हैं। गांधी एरा का मतलब है गांधी युग। इसको जो है कुछ लोग जन राष्ट्रवाद की भी बात कर लेते हैं कि जन राष्ट्रवाद का दौर था। अब आपका क्वेश्चन में क्या था कि इसका आने वाले समय में स्वतंत्रता आंदोलन में क्या प्रभाव पड़ा, तो हम इसका मतलब है कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह के बाद जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट है उस पर प्रभाव इसका कुछ पड़ा हो तो भी बताइए। तो प्रभाव ये पड़ा कि अगर हम बात करें चंपारण से, कि चंपारण के बाद इनकी आत्मविश्वास मजबूत हुई और यही कारण है कि खेरा या यही कारण है कि अहमदाबाद कंपनी मूवमेंट है ना, अहमदाबाद कंपनी मूवमेंट के दौर में भी गांधी के आत्मविश्वास बना रहा और यही कारण है कि गांधी ने रॉलेट एक्ट का भी विरोध किया। तो ये कहीं ना कहीं एक नए प्रभाव को डेवलप किया गया। अच्छा, गांधी की अगर हम बात करें तो चंपारण से जो जर्नी शुरू हुई 17 और 18 में खेरा और 18 में अहमदाबाद कंपनी मूवमेंट, इससे गांधी की आत्मविश्वास मजबूत हो गया और यही कारण है कि रॉलेट एक्ट जब आया, जब हम कहते हैं न कानून न वकील न दलील, तो गांधी ने इसके बाद कुछ मजबूत चीजें की और गांधी ने यहां पे अपोज किया। अगर हम गांधी की अपोज की बात करें तो वो है आपका जालियांवाला बाग मास्केयर। क्या भाई? जालियांवाला बाग हत्याकांड है ना, जालियांवाला बाग मास्केयर की बात कर लेते हैं। तो ये गांधी के दौर में एक मजबूत घटना था, यानी कि हत्याकांड था। बाद में अगर हम देखें तो जो है हंटर कमीशन या फिर मालवीय कमेटी के बाद रिपोर्ट की गई। अब आपका ये देखना होगा कि चंपारण सत्याग्रह के बाद स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। अगर हम इसकी थोड़ी सी और चर्चा कर लें तो ये कह सकते हैं कि गांधी इसके बाद 3 मजबूत मूवमेंट में लीडरशिप किए और वो आपका है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसको हम लोग हिंदी में कह लेते हैं असहयोग। अ का मतलब हिंदी में होता है नहीं और सहयोग का मतलब सहयोग है ना, असहयोग आंदोलन। दूसरा हमारा यहां पे शुरू हो जाता है सिविल डिसओबेडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबेडियंस मूवमेंट, और ये प्रथम दौर था जब गांधी ने कहा कि सविनय अवज्ञा, यानी कि रेस्पेक्ट पूर्वक आपकी बातों को हम नहीं मानेंगे। गांधी का ये कहना था कि जो 200 वर्ष पहले समस्याएं चल रही थी उन समस्याओं को भारत में थोपा जा रहा है और यही कारण है गांधी को अंतिम दौर में अगर हम देखें तो क्विट इंडिया मूवमेंट, और क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर हम बात करें तो असहयोग गांधी का 1920 का शुरू होने वाला आंदोलन था, है ना। ये कह सकते हैं कि जो असहयोग है वो 1920 का, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो 1930 का, क्विट इंडिया मूवमेंट है वो 1942 का। और 42 आते आते जो गांधी अब तक असहयोग और सविनय की बात कर रहे थे वह गांधी डू और डाई की बात करते हैं। तो यह कहीं ना कहीं एक बहुत मजबूत प्रभाव था। गांधी की विचारधारा, गांधी की राजनीतिक शुरुआत, ये गांधी की प्रथम आंदोलन की शुरुआत जो है वो चंपारण से शुरू होती है। तो कहीं ना कहीं एक नए सोच को यहां हम विकसित करते हुए देखते हैं। वो अपने आप में चैलेंजिंग है और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर हम बात करें तो सभी प्रभाव या सभी का जो लीडरशिप है ये कौन किया भाई? ये सभी का लीडरशिप बाद में जाकर के महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। और यही कारण है कि अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि चंपारण के बाद गांधी की जो लीडरशिप है वो स्ट्रांग हो गई और आने वाले समय में लगभग 29 ईयर्स जो है वो
मूवमेंट जितने हुए उस मूवमेंट के जो सेंटर में थे वो थे महात्मा गांधी। यानी कि जो मूवमेंट के सेंटर में जो व्यक्ति ने लीडरशिप किया वो महात्मा गांधी हैं। और ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। और ये भी कहते हैं कि चंपारण की जो जर्नी है, यानी कि चंपारण की जो सक्सेस है, जो सफलता है, यही गांधी को मजबूती से एक एनर्जी देता है। और अंतिम में जो है 1947 में इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर लेते हैं हम। इंडिपेंडेंट इंडिया, जिसको हिंदी में हम लोग कह लेंगे स्वतंत्र भारत। क्या भाई? स्वतंत्र भारत। तो ये जर्नी है और यही कारण है कि गांधी की अगर हम इस जर्नी की मूल्यांकन करें तो कहीं ना कहीं एक नए से स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट की शुरुआत होती है और वह अपने आप में चैलेंजिंग भी है। ठीक है, आगे हम चलते हैं और हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के उदारवादी चरण के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट। क्रिटिकली एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न फेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट। है ना? देखिए, हम अगर बात करें तो यहां दो तीन बातें समझनी होगी कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, ये दोनों विचारधारा अपने आप में बहुत मजबूत है। ये विचारधारा अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें, इसकी लीडरशिप की बात करें, तो एक नई सी सोच को डेवलप करते हैं। और यहां हम ये कह लेंगे हम लोग कि एक नई एजुकेशन की डेवलपमेंट की बात होगी तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हिंदी में हम लोग कह लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना? और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इनके तीन फेज हैं, 1885 टू 1905, 1905 टू 1914 या 1919, और फिर 1919 टू 1947। ये जो प्रथम है इसको हम लोग कहते हैं मॉडरेट, मॉडरेट यानी कि नरम पंथ। एक्सट्रीमिस्ट गरम पंथ। और फिर ये हम कह लेंगे गांधीयरा, गांधी युग, गांधी युग। अब देखिए, हमने बांट लिया कि कांग्रेस को हम तीन भागों में बांटेंगे। 1885 द जर्नी ऑफ 20 इयर्स, 1914 1905 टू 1914 और 1919 लिखा हुआ है। अब आपके मन में ये होगा कि ये दो शब्द क्यों लिखे गए भाई? तो 1914 का मतलब है जो है कि 1914 से 1919 के बीच को जो टाइम है ना, इस टाइम को हम लोग ट्रांजिशन फेज भी कहते हैं। ट्रांजिशन फेज का मतलब है संक्रमण का युग। लेकिन हम एक्सट्रीमिस्ट की विचारधारा की बात करें तो 1905 से 14 के बीच में एक्सट्रीमिस्ट है। नरम पंथी और गरम पंथी की डिफरेंस की बात करते हैं। जैसे आप क्वेश्चन ये करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, तो मॉडरेट डिमांड्स टू इंडिपेंडेंट बट नॉट नॉन वायलेंस एंड जो है लाइज की बात करते हैं। असत्य के साथ या अहिंसा के साथ, है ना, वो साथ नहीं थे। वो कहते हैं कि मतलब नॉट एक्सेप्टेड वायलेंस की बात करते हैं और नॉट एक्सेप्टेड द लाइज या ट्रू की बात कर लेते हैं कि झूठ नहीं बोलना है, सत्य के मार्ग पे चलना है, या फिर जो है पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। यानी कि वो जो व्यक्ति नरम पंथ के हैं वो कहते हैं कि हम डिमांड करेंगे, डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत की हम मांग करेंगे। और जब गरम पंथी आए तो कहते हैं कि नहीं, बाय हुक एंड बाय क्रूक, यानी कि हमें आजादी चाहिए, कैसे भी मिले, हिंसा से मिल जाए या अहिंसा से मिल जाए,
हमें हमें चाहिए आजादी, वो हिंसा से मिले या अहिंसा से मिले, बाई हुक एंड बाई क्रूक कहते हैं, या अगर हम शेक्सपियर की भाषा में कहें तो एनीथिंग इज पॉसिबल लव एंड वार, प्यार और युद्ध में सब जायज होता है, या एनीथिंग इज फेयर लव एंड वार, है ना। मतलब वहां पे सब कुछ फेयर है, वहां पे क्या देखा जाता है भाई, सिर्फ रिजल्टेंट देखी जाती है। तो हमारे गर्मपंथी लोगों का कहना था कि रिजल्टेंट हमें आजादी के रूप में चाहिए, वो कैसे मिलता है ये मतलब नहीं है। लेकिन नरम पंथ के जो लोग थे वो कहते हैं कि नहीं, हिंसा पूर्वक नहीं, सत्य असत्य के रास्तों पर नहीं, सत्य के रास्तों पर चलते हुए अहिंसा की पद्धति को अपनाते हुए अगर हम आजादी की बात करते हैं तो यह है नरम पंथी की सोच थी। और नरम पंथी को ही हम लोग सिनोनिम्स के रूप में उदारवादी कहते हैं, है ना। और इस उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे उनका समय 20 इयर्स का रहा है, और वो समय है 1885 टू 1905। यानी कि हम अगर सिर्फ ये चर्चा कर लेते हैं कि मॉडरेट केस की जो है डेवलपमेंट वो क्या है, तो वो आपका 1885 टू 1905 की जर्नी है। और ये 20 इयर्स में जो इंपॉर्टेंट लोग हैं अगर उनकी थोड़ी सी भी हम नाम लिख लें तो काम चल जाएगा, अच्छा रहेगा। मतलब दादा भाई नौरोजी, एक नाम है एमजी रनाडे, जिसको हिंदी में हम लोग पूरा कहते हैं महादेव गोविंद रनाडे, जिन्हें हम महाराष्ट्र का सुकरात कह लेते हैं, या जो है या ये कह सकते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम है ना। एमजी रनाडे थे महाराष्ट्र के जो है चर्चित और समाज सुधारक के रूप में हम देखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले की बात कर लेंगे इसी विचारधारा में। है ना, आनंद मोहन बोस की बात कर लेंगे, आनंद मोहन बोस, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, स्पेस नहीं है ना, 8-10 लोगों का नाम आपको याद होना चाहिए। WC बनर्जी, व्योमचंद बनर्जी, है ना, उनकी भी चर्चा हम कर लेंगे। तो ये सब नाम है जो मॉडरेट के समय में थे। अब हमारी क्वेश्चन क्या है, अगर हम उसको समझने का प्रयास करें तो ये कह सकते हैं कि इनकी आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उदारवादी की सोच क्या थी अगर हम बात करें तो अगला पेज पे हम आ जाते हैं, और ये कह सकते हैं कि इनकी जो रूल है वह नॉन वायलेंस के साथ है, ट्रू के साथ है, और इनका कहना है डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत की मांग की बात की गई। इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो ये नरमपंथी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं एक नई सोच को डेवलप करता है, और ये है सेफ्टी बल्ब की पॉलिसी, सेफ्टी बल्ब पॉलिसी। और फिर एक शब्द और हम जानेंगे और वो है आपका कांग्रेस की स्थापना का सच और मिथक, यानी कि इसके माइथोलॉजी क्या है और ट्रू पॉइंट्स क्या है, दोनों चीजों को हम जानेंगे। और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर 1885 से 1905 के बीच की जर्नी को बताएंगे। थोड़ी सी हम फैक्चुअल चीजों को भी जान लेंगे, और वो है जैसे हमारे पास शब्द है कांग्रेस, तो कांग्रेस शब्द कहां से आया भाई, तो ये चर्चा हम कर लेंगे अमेरिकी पार्लियामेंट, यहां से हमारे पास ये शब्द डेवलप हुए अमेरिकी पार्लियामेंट से, जिसका नाम है कांग्रेस। और फिर कांग्रेस का जो है स्थापना का उद्देश्य क्या था, और वो है आपकी अगर हम बात करें तो वो है इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया। और ये कौन के है भाई,
दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि आजादी के बाद इस पार्टी को भंग कर दिया जाएगा, और यही कारण है कि यहाँ की अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ की हम सोच की बात करते हैं, एक नई सोच को डेवलप करता है जो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग भी है, एक्सेप्टेंस भी है। इसके आगे जब हम चलते हैं तो फिर हमारी चर्चा होगी, और वो चर्चा होगी उस दौर में कि इनका जो है मेन कारण क्या है, तो इंडिपेंडेंट इंडिया को ये कैसे सोचते हैं, और फिर मॉडरेट का अप्रोच क्या है भाई, और फिर हम चर्चा ये करते हैं कि जो मॉडरेट है वो कितना सफल रहे, इनकी सफलता कितनी रही, और फिर जो है ये कह सकते हैं विदाउट एक्सट्रीमिस्ट का सिचुएशन कैसा होता, और फिर जो है ये कह सकते हैं मॉडर्न को, इसको हम लोग कहते हैं चाइल्डहुड डेवलपमेंट, यानी कि ये कहा जा सकता है कि उस समय की जो सोच है वो चाइल्डहुड डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, या ये कह सकते हैं हम लोग कि उसके बचपन की जो मतलब ये जो जर्नी है चाइल्डहुड डेवलपमेंट का मतलब है 1885 टू 1905, इस समय के वर्क कैसे थे, और अंततः है हम लोग ये कहेंगे कि जो आईएनसी का मॉडरेट है उसका इंडिपेंडेंट इंडिया में रोल कैसा है, रोल। और फिर हम जैसे चर्चा करेंगे कि 1885 से 1905 के बीच में अगर ये नहीं होते, उदारवादी नहीं होते, उनके जगह पे गर्मपंथी होते, मतलब नरमपंथी के जगह पे गर्मपंथी होते, तो सिचुएशंस कैसा होता, किस तरह से डेवलप होते, इन सब बातों की भी चर्चा हम यहां कर लेते हैं। इसके बाद हमें ये चर्चा करनी होगी कि किस तरह से डेवलप थे, इनकी सिचुएशंस कैसे थे, और ये अपने आप में कैसे डेवलप हुए। तो इन सब बातों की चर्चा हम यहाँ करेंगे, और तब जाकर मूल्यांकन हमारा क्लियर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और वो है बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास और उसके प्रभावों को रेखांकित कीजिए। बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास और उसके प्रभाव को रेखांकित कीजिए। सबसे पहले हम चर्चा कर लेंगे उसकी मॉडर्न एजुकेशन की। तो कुछ बातें बताएंगे इसके इफेक्ट्स की भी। जैसे आप देखेंगे बिहार में डिजिटल एजुकेशन, बिहार में टेक्निकल एजुकेशन, बिहार में वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट्स गैलरी, कॉमर्स एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, और फिर चर्चा कर लेंगे बिहार में जो है मैनेजमेंट एजुकेशन।
एजुकेशन। अब यहां हम बात करते हैं पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना, दरभंगा मेडिकल कॉलेज। हम लोग शुरुआत करते हैं मेडिकल से ही। दरभंगा मेडिकल कॉलेज, सॉरी, इसके बाद हम चर्चा करेंगे एम्स पटना। एम्स पटना की बात कर लेंगे, नालंदा मेडिकल की बात कर लेंगे, और ये अपने आप में चैलेंजिंग हो जाएगा। ये मेडिकल फील्ड से हो गया। हमारे पास कौन कौन से डिजिटल, टेक्निकल, वोकेशनल, आर्ट्स गैलरी, कॉमर्स एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन और मैनेजमेंट एजुकेशन की बात करते हैं। और ये आधुनिक शिक्षा में प्रभाव और बिहार को जो है तकनीकी रूप से भी मजबूत करने की बात की गई है। इसके आगे जब हम चलते हैं तो हमारे पास जो है वो आर्ट्स के लिए पटना कॉलेज की बात कर लेते हैं। पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज पटना, साइंस कॉलेज पटना, कॉमर्स कॉलेज पटना, महिलाओं के लिए वोमेंस कॉलेज पटना, पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। इनके इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहां से जो है प्रत्येक डायमेंशन में अलग अलग चीजों की डेवलपमेंट होती है। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि इस दौर में शिक्षा की जो विकास है वो तेजी से आगे बढ़ता है। इसके आगे जब हम चलते हैं इस एजुकेशन की पॉलिसी में तो कुछ चर्चा कर लेंगे हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। इसके आगे जब चलते हैं हम लोग तो फिर ये चर्चा करते हैं लॉ सेंटर, चाणक्य सेंटर, आईआईटी पटना, एनआईटी पटना, मैनेजमेंट कॉलेज गया। इन सब की चर्चा करेंगे और फिर हमें यह बताना होगा कि जो बिहार की आधुनिक शिक्षा है ये सब की चर्चा कर लेनी होगी। इसका तब जो और जो लिखने हैं कंसेप्ट में उसकी अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि बिहार की जो शिक्षा है उसमें प्रभावकारी शिक्षा, इफेक्टिव जो है एजुकेशन के लिए हमारे पास टेक्निकल, वोकेशनल, कॉमर्स और एग्रीकल्चर की एजुकेशन की बात करते हैं। इन सब की डिजिटल एजुकेशन की बात करते हैं। इन सब का विकास हुआ बिहार में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में इन सब की एजुकेशन की पढ़ाई अलग अलग संचालित की गई। हालांकि आप लोग देखा होगा कि पटना का अधिकतम का मतलब है जो श्रेष्ठ कॉलेज है वो पटना में है, इस कारण से उसके नाम अधिकतम आए हुए हैं।
लेकिन बिहार के अलग अलग, जैसे हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर में लंगर सी कॉलेज की बात कर लेते हैं, है ना। मिथिल जो है भागलपुर के आसपास अगर हम बात करते हैं तो भागलपुर में अलग अलग से भागलपुर यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। उधर मिथिला में मिथिलांचल यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, है ना। इधर बिहार का जो ये दक्षिणी बिहार है, बीरकुंवर से विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं, मगध विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं। तो शिक्षा में एक मजबूत क्रांति लाई गई और इसका प्रभाव है कि बिहार जो शिक्षा में मजबूत स्थिति में हुआ। और साथ ही साथ आज सेंटर लेवल अगर बात करें, केंद्र लेवल पे, तो प्रत्येक जो है सरकारी जॉब में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिहार का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके पीछे जो है बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो मजबूत होने के पीछे इसके पीछे एक मजबूत कारण है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि आधुनिक एजुकेशन की जो पॉलिसी है उसमें बिहार में शिक्षा का अलग अलग तरह से विकास की जो गतिविधि है वो तेजी से आगे बढ़ी है। और कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इस दौर में अगर हम देखें तो बिहार की जो एजुकेशन है वह स्ट्रांग रही है। हालांकि बिहार पहले से ही जो है वह कह सकते हैं कि शिक्षा के रूप में मजबूत एक धरती रही है। वह आर्यभट्ट जहां पैदा हुए, चाणक्य जैसा मैनेजमेंट का व्यक्ति वहां जहां पैदा हुआ, तो जाहिर सी बात है कि एक मजबूत स्थिति है। और उस परंपरा को निर्वहन करते हुए जो है आज वर्तमान समय की जो मजबूत मांग है वो शिक्षा है। इस कारण से प्रत्येक क्षेत्रों में विकास की एक प्रमुख गतिविधियां हैं। और अगर हम बात करते हैं बिहार में, तो युवाओं को शिक्षा और आधुनिक शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए आज देखिए कि प्रतियोगी परीक्षा में भी जो है 1 लाख रुपए प्रीलिम्स एग्जाम पास करने के बाद, पहले 50,000 था जो है प्रांतीय सिविल सेवा पास करने के बाद, और केंद्रीय सिविल सेवा जो यूपीएससी है वो 1 लाख रुपए थे, जिसको अब बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में शिक्षाओं में महिलाओं का विकास थोड़ा कमजोर था, जिसके लिए जो है प्रत्येक जगह अलग अलग बात करें 7 निश्चय के बाद तो शिक्षा का जोरदार प्रचार प्रसार किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की बात की गई। इसके साथ ही साथ अगर हम विकास की दौर की चर्चा करें तो ये कह सकते हैं कि बिहार में साइकिल योजना और पोशाक योजना ने बिहार को शिक्षा में मजबूत स्थिति लाया। दूसरी बात कर लें तो ये कह सकते हैं कि एक नई सोच को डेवलप करता है। और यही कारण है कि अगर हम मॉडर्न अप्रोच में शिक्षा की अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा चर्चा जो है बेटी बचाओ, देखिए कभी भी आप नया से नहीं जोड़ेंगे ना, पुरानी चीजों को लिख करके चले आएंगे, काम नहीं चलेगा भाई। बेटी पढ़ाओ की बात कर लेते हैं, है ना। इसके बाद पोशाक योजना की बात करते हैं, इससे भी बिहार की शिक्षा को मजबूती मिली, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं साइकिल योजना की, इससे भी मजबूती मिली। और बिहार में 7 निश्चय प्रथम और 7 निश्चय द्वितीय से भी इसको मजबूत विकास मिली। और कह सकते हैं कि जो बिहार की जो शिक्षा का जो स्वरूप था, जो इसकी मजबूती थी, वो अपने आप में मजबूत रहा। शिक्षा का केंद्र शुरू से रहा, क्योंकि हम कहते हैं अक्सर की कुछ बात है, जो हंसती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों चला रहा है सदियों चला रहेगा। आधुनिक शिक्षा को अगर हम देखें तो थोड़ा सा प्राचीन काल की शिक्षा से भी जोड़ेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय को छोड़ दिया जाए तो फिर आपके पास है नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उदंतपुरी विश्वविद्यालय, जो अध्यात्म के या कह सकते हैं कि धार्मिक शिक्षा का भी बहुत मजबूत केंद्र था। तो इन सब की चर्चा हम कर लेंगे और हम प्रारंभ से थोड़ी सी जर्नी को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रारंभ से अगर हम जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उसका बेनिफिट्स ये होगा कि एक नई सोच को डेवलप किया जाएगा, एक नई प्रवृत्ति को डेवलप किया जाएगा। और यही कारण है कि आधुनिक शिक्षा की जो प्रवृत्तियां हैं वह बिहार में चली परंपराओं से, बिहार की प्राचीन काल की जो विकास की अवस्था से, बिहार की प्रमुख शिक्षा का केंद्र से जुड़ा हुआ है। और यही कारण है कि बिहार आजादी से पहले भी या कह सकते हैं प्राचीन काल में भी शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ स्थानों पर विराजमान था, जिस कारण से आज वर्तमान समय की भी ये मांग है कि शिक्षा में बिहार में जो है वह आमूल परिवर्तन किया जाए, नई नीतियों को लाया जाए, नई प्रवृत्तियों को डेवलप किया जाए और एक शिक्षा का प्रमुख मार्गदर्शक के रूप में, शिक्षा का एक प्रमुख
प्रवृत्तियों के रूप में डेवलप किया जाए जो अपने आप में चैलेंजिंग होगा। अगर हम इस विकास की अवस्था की बात करते हैं, इस विकास की डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये कह सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा में तकनीकी को जोड़ करके, जैसे एक और चीजों को आप जोड़ लेंगे और वो ये होगा कि एनईपी का मतलब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसकी भी थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हम चर्चा कर लेंगे। तो ये कह लेंगे कि जो 2020 में है जो है लाई गई, या इसके पहले हम लोग 1968 और 1986 की बात कर लेंगे। ये भी जो है शिक्षा का प्रमुख चीजें हैं। तो एनईपी 2020 में जो सुधार की गई है उसको भी बिहार में लागू करने की बात की गई है। जैसे अगर हम बात करते हैं 5+3+3+4, यानी कि 5+3+3+4, यानी कि शिक्षा का जो दौर है वो 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा की बात की गई है, जिसमें शुरुआत के 5 वर्ष, और अगर हम बात करते हैं वह जो है आपकी प्री प्राइमरी की बात कर लेते हैं, फिर प्राइमरी की बात कर लेते हैं, मिडिल की बात कर लेते हैं, और फिर हायर एजुकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ हम लोग ये चर्चा भी की है कि क्लास 5वीं तक की शिक्षा को हम लोग मदर टंग या मातृभाषा में देने की बात करेंगे। दूसरा जो है 5वीं के बाद वोकेशनल एजुकेशन की बात होगी, जो व्यावसायिक शिक्षा को डेवलप करता है। इसके साथ ही हम ये भी चर्चा करने के विषय वहां पे कि इस तरह की अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो 6 क्लास से ही बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन, जहां जावा, C++ जैसे चीजों को भी डेवलप करेंगे, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा। लाइब्रेरी की जो सुविधा है, और फिर उसमें जो है आपका गूगल ट्रांसलेट की जो भूमिका है, जैसे मान लीजिए किताब इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो बच्चा हिंदी में पढ़ना चाहता है, तो गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से लाइब्रेरी में उसको सुविधा दी जाए। किसी और भाषा में भी पढ़ना चाहता है तो गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से उस भाषा में उसको पढ़ने का जो है विकास को या उनको जो है देने की परंपरा को विकसित किया जाए, जो अपने आप में एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लास 9th, 10th, 11th, 12th की जो शिक्षा है वहां पे एक अप्रोच डेवलप हो कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, साइंस के फील्ड में, आर्ट्स के फील्ड में, कॉमर्स के फील्ड में, तो वह भी आप डिसीजन ले और वहां से चीजों को शुरू करें। तो ये एजुकेशन पॉलिसी भी बिहार में लागू करके शिक्षा को और मजबूत करने की परंपरा है। 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 की अगर हम बात करते हैं तो 7 निश्चय प्रथम में जो शुरुआत की दौर की गई है, अगर उसकी बात करें तो ये कह सकते हैं कि जो बिहार में प्राइमरी स्टेज है, यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र है, उसमें विकास की अवस्था को डेवलप करने की बात की गई है। जबकि 7 निश्चय 2 की अगर हम बात करते हैं जो द्वितीय है, इसमें सेकेंडरी स्टेज का मतलब है जो द्वितीय चरण है उसको विकास की अवस्था के साथ जोड़ने की बात की गई है, और ये अपने आप में चैलेंजिंग है। और यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो आधुनिक शिक्षा है बिहार का, उसमें कुछ योजनाएं जो बिहार की लागू की गई, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, पोशाक योजना आंदोलन, साइकिल योजना, 7 निश्चय प्रथम और 7 निश्चय द्वितीय, इस कारण से क्योंकि बिहार में जो शिक्षा का स्तर था और खासकर शिक्षा की जो विकास की अवस्था थी, अगर उसको हम देखें तो ये महसूस होता है कि पुरुष और महिलाओं के बीच के एजुकेशन की जो परसेंटेज है उसमें काफी गैप था। इस गैप को पूरा करने के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जिनको हम लोग सफलता का पर्याय मानते हैं, है ना, तो बिहार के मुख्यमंत्री जो सफलता के पर्याय हैं, बिहार में सफल योजना के पर्याय हैं, उनकी विकास की अवस्था की बात करें तो एक नई सोच को डेवलप करते हैं, और ये यहाँ से मजबूती से आगे बढ़ती है और इस चीजों को हम डेवलप करेंगे। तो यानी कि हम आधुनिक शिक्षा में यहाँ जोड़ करके और फिर बैलेंस करेंगे, और 2020 की जो एनईपी है उसको भी सुधार करेंगे, और 2020 की जो एनईपी है वह केंद्र लेवल पे 2030 तक लागू करने की बात की गई है। लेकिन बिहार में भी उसका प्रभाव दिखने लगा है, और यही कारण है कि आधुनिक शिक्षा में बिहार की जो स्थिति है वो मजबूत हो रही है, और वह प्रारंभ से ही मजबूत था, क्योंकि शिक्षा पर जो बिहार की सोच है, जो संस्कार है, वो बहुत ही मजबूत रही है। यह हम ये कह सकते हैं कुछ बात है जो हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, यानी कि जो एक परंपरा चली आ रही है कि जो है पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, जो है खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, इस परंपरा को कहीं ना कहीं निर्वहन करने की बात भी की जा रही है। और यही कारण है कि शिक्षा का जो दौर है उसमें आधुनिकता के दौर में प्रारंभ से जो हमारी परंपरा चली आ रही है उसको मजबूत करके एक नई योजना के रूप में शामिल है, और ये अपने आप में चुनौतीपूर्ण भी है। ये सब बातों को डाल दीजिए और योजना से जोड़ दीजिए। अंतिम में जो है प्रतिस्पर्धा के लिए भारत में प्रथम ऐसा राज्य है जहां पे जो है
कि आप पीसीएस का एग्जाम और यूपीएससी का एग्जाम पास करने के बाद प्रारंभिक परीक्षा के बाद आपको कुछ पैसे दी जा रही हैं और वो आपके लिए एक मतलब कह सकते हैं कि ऊर्जा या टॉनिक का काम कर रहा है, जो अपने आप में चैलेंजिंग है। तो हम कह सकते हैं कि इन सभी को मिलाकर के कह सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा जो बिहार का है वह बेजोर है और उसको और ऊपर ले जाने का प्रयास हमारे जो है राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर, क्योंकि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, तो जाहिर सी बात है दोनों की विकास की अवस्था है और वो अपने आप में चैलेंजिंग। ठीक है, हमारा 69 बीपीएससी का जो GS1 पेपर है, GS1 में 3 पार्ट्स हैं। एक पहला हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, दूसरा नेशनल इंटरनेशनल करंट इवेंट और तीसरा एस्थेटिक्स, यानी कि 300 मार्क्स के GS1 होगा, जिसमें 114 मार्क्स के होंगे हिस्ट्री, 114 के ही होंगे नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट और 72 मार्क्स होंगे एस्थेटिक्स। तो आज हम लोगों ने जो 69 बीपीएससी अभी 2024 में 3 से 7 जनवरी के बीच हुई, उसमें जो GS1 का पेपर का सेक्शन 1 जो हिस्ट्री था उसको कंप्लीट किए। इससे आपको बेनिफिट होंगे और इसको आप देख करके एक सिनोप्सिस तैयार कर सकते हैं और बाकी जो मैंने समझाया है उसके आधार पर आप ये तय कर सकते हैं कि लिखना क्या है और किस तरह के अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।